दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड नॉलेज। की जो बेसिक रिसर्च है उसको फंडामेंटल रिसर्च और कभी कभी प्योर रिसर्च भी बोल देते हैं। ये की जाती है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, किसकी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के जो सिद्धांत हैं उसकी नॉलेज और बढ़ाने के लिए बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च की जाती है। कई बार जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट हमको नहीं दिखाई देता या इमीडिएट कॉमर्शियल बेनिफिट्स हमको नहीं मिलते, मतलब कि उससे हम मनी हम क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बहुत सारी क्रिएटिव चीजें बनाते हैं और पहले वो टेस्ट करते हैं कि हमने ये चीज क्रिएट की है, वो चीज लोगों तक जाती है। तो अगर उनकी चीज ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो ठीक है, और अगर वो पैसे कमाने वाली चीज है तो उससे पैसा भी आएगा। लेकिन कभी कभी हमको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखता जो हम चाहते हैं, कभी कभी बहुत समय बाद या इनडायरेक्ट रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। जैसे अभी चैट जीपीटी आया तो गूगल को बोला जाने लगा कि ये उससे भी अच्छा काम करके दे रहा है। हमको तो गूगल में हर एक चीज डालनी पड़ती है तो वो हमको रिजल्ट्स देता है, लेकिन हमको इसमें सिर्फ एक टॉपिक लिखना है और वो क्या कैसे करना है वो सारा प्रोसेस हमको दे देगा, जबकि गूगल ऐसा अभी नहीं कर पाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि चैट जीपीटी जो है वो उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, कमर्शियल बेनिफिट भी हो रहा होगा, वहीं गूगल को लॉस भी हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो ये चैट जीपीटी क्या है? ये रिसर्च का ही तो है, जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने रिसर्च की कि और हम कैसे स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लोगों का समय और कैसे बचा सकते हैं। और ऐसे बोला जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में चैट जीपीटी का यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज करने वाली हैं, और जो उसको यूज करना जानता होगा वही टिक पाएगा और बाकी सब हट जाएंगे। बेसिक रिसर्च जो है वो क्यूरियोसिटी से आती है, मतलब कि किसी चीज को कोई व्यक्ति ने देखा और उसके मन में जिज्ञासा उठी, फिर वो उसके पीछे लग जाता है। जैसे आइजैक न्यूटन, उन्होंने देखा कि सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। तो उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई, फिर उन्होंने अपना रिसर्च चालू किया। फिर बाद में उन्होंने अपनी फंडामेंटल थ्योरी दी जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती में जिसके कारण ऊपर फेंकी हुई चीज हमेशा नीचे आती है। और यही जो बेसिक रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, ये आधार बनती है बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स का और अप्लाइड रिसर्च का। इसी को लोग यूज करते हैं। बेसिक रिसर्च इज मेनली कैरिड आउट बाय यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी में रिसर्च एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हो सकती है। रिसर्चर और सुपरवाइजर के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों के विचार मिलने चाहिए, क्योंकि उनको आगे 5 साल तक एक साथ काम करना है, तो एटलीस्ट उनके बीच प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक सुपरवाइजर एक कैंडिडेट को तभी गाइड करने के लिए राजी होता है जब उसके पास ये 2 चीजें होती हैं, एप्टीट्यूड होना चाहिए और बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, जिसमें वो रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द रिसर्च स्टूडेंट शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। पहला है डेडिकेशन टू लर्निंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द स्टूडेंट मस्ट नॉट थिंक ऑफ मटेरियल गेन्स, है ना। पहले तो मटेरियल गेन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट को क्या, किसी को भी मटेरियल गेन के पीछे नहीं जाना चाहिए अगर वो कोई भी काम कर रहा है। Money and fame may be the byproducts of research, but never its aim. In Murder in the Cathedral, Thomas Becket considers the fourth tempter the worst because it lures him to martyrdom for fame. A martyr, according to Becket, sacrifices his life for the suffering humanity, not for personal gain. तो जो रिसर्च स्कॉलर है उसका भी यही मकसद होता है, यही उसका डेडिकेशन होता है उसकी लाइफ का, कि मैन काइंड के बेनिफिट के लिए वो ये काम करेगा, ये रिसर्च करेगा। जो भी उसकी रिसर्च है ये लोगों के कुछ काम आएगी। फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज और द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। सच क्या है वो सबको मालूम होना चाहिए। कुछ लोग लोगों की बातों में विश्वास करके उनके पीछे दौड़ लगा देते हैं, अपना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं। रिसर्च से अगर किसी व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी लगाव होगा, प्रेम होगा, तभी वो कर सकता है, नहीं तो रिसर्च बहुत ही थका देने वाला, बहुत ही बिजी रखने वाली प्रोसेस है। जैसे चार्ल्स लैंग ने लिखा हुआ चाइना में कि दैट इट वाज रियली आर्डुअस एंड पेनफुल टू पास through the crowd to reach the gallery of the theatre where the plays of Shakespeare were staged. But once he reached the gallery and found a seat there and the curtain was raised, he forgot all the troubles he had suffered on the way. And when the curtain drew up, what cared we for our place in the house, or what mattered it where we were sitting? When our thoughts were with Rosalind in Arden or with Viola at the court of Illyria. रोजलिंड एज यू लाइक इट में कैरेक्टर है, आर्डन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है जब वो चली जाती है, और वायला जो है वो 12th नाइट की प्रोटैगनिस्ट है। इलिरिया एक प्लेस का नाम है, ये तो सब जानते होंगे। इसीलिए जो रिसर्च स्टूडेंट है उसको सब कुछ भूल जाना चाहिए जब वो रिसर्च में एंगेज होता है। उसको खुश होना चाहिए, उसको प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए कि उसकी जो रिसर्च है, चाहे वो किसी पर भी कर रहा हो, ऑथर हो, एज हो या टेक्स्ट हो, वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा नॉलेज के लिए। दूसरा पॉइंट है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब संदेह करना, मतलब ये एक पॉजिटिव वे में है कि जो चीज हमको जैसी दिखाई दे रही है हमको उसको वैसे ही उसकी फेस वैल्यू में नहीं लेना है, मतलब कि जैसी वो हमको दिखाई दे रही है वही सच नहीं मान लेना है। द रिसर्च स्कॉलर शुड बी skeptic in his investigation. He must not take everything
its face value. We should be aware of the fact that man is fallible. मतलब चूकने वाला है, व्यक्तियों से चूक हो जाती है, और कोई विद्वान नहीं है, और विद्वान भी अगर कोई होगा तो उससे भी गलती हो जाती है, क्योंकि वह तो वो इंसानी, तो कितना भी कोई महान क्यों ना हो, वो गलतियों से कोई भी फ्री नहीं रहता है। रिचर्ड डी ऑल्टिक ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं ऐसे लोगों के जो जालसाजी जिन्होंने की, ऐसी कहानी बनाते हैं उनके बारे में। तो उसके जो इलस्ट्रेशन है, उनकी जो बातें हैं, कमेंट है, ये साफ साफ हमें बताती हैं कि जो ऑथर हैं, उसके दोस्त या क्रिटिक है, तो वो हमेशा रिलायबल नहीं होते हैं। मतलब कि अगर आप एक ही प्रश्न उनसे बार बार पूछोगे अलग अलग स्थिति में, तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, वो बदल भी जाता है उनका आंसर, तो वो रिलायबल नहीं है। कभी कभी वो फैक्ट को छुपा देते हैं, कॉन्कोर्ट स्टोरीज, मेक मिस्टेक्स इन डेट्स, डेप्रिकेट देयर राइवल्स एंड एनिमीज एंड ओकेजनली गिव सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन। सही इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर जो है वो एक रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे, और उन्होंने जानबूझकर अपना ऐसा प्रोफेशन चुना था राइटर वाला। लेकिन बेन जॉनसन जो थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने बोला कि शेक्सपियर जो है उनको लैटिन और ग्रीक बहुत कम आती थी, और ये फाल्स ओपिनियन बनाए कि शेक्सपियर जो थे वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं थे। तो जब मॉडर्न बायोग्राफर्स आए, उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा लिखा गया है शेक्सपियर के बारे में, तो उन्होंने चर्च और उनके स्कूल रिकॉर्ड्स को खंगाला और पाया कि वो तो नेचर स्टाइल थे, जो उनको दिखता था वैसे ही वो लिख देते थे। सिमिलरली एक बायोग्राफर थे जिन्होंने अपनी स्टोरी को बड़ी रोमांटिसाइज करके लिखा, अपनी उन्होंने अपनी कहानी कैसे बताया कि वो इसलिए स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन से चले गए थे क्योंकि ही वॉज कन्विक्टेड फॉर पोचिंग। नाउ वी ऑल नो दैट दिस स्टोरी हैज नथिंग टू डू विद द बार्ड ऑफ एवन। तीसरा है कमांड ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसकी जो वोकैबुलरी है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर वो मजबूत नहीं होगी तो आप रिसर्च अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। A command language is a domain-specific interpreted language. A common example of a command language are shell or batch programming languages. These languages can be used directly at the command line, but can also automate tasks that would normally be performed manually at the command line. A text is essentially a linguistic structure. Text जो है ना, उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो तो यही मानते थे कि हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है। तो कहीं ना कहीं हमको भी दिखता है कि लैंग्वेज में एक प्रकार का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, चाहे वो कहीं की भी लैंग्वेज हो। एक जो क्रिएटिव राइटर है वो अपने विचारों की सत्यता कैसा वो महसूस कर रहा है वो किसके द्वारा बताएगा? लैंग्वेज के माध्यम से बताएगा। और रीडर भी उसी प्रकार से समझने की कोशिश करता है कि ऑथर ने किस लैंग्वेज में लिखा है, तो वो उसी में समझने की कोशिश भी करता है। इसीलिए ये जरूरी है कि वो टेक्स्ट में दिए हुए मीनिंग को अच्छी तरीके से समझ पाए। उसके पास कमांड ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बीए का जो विद्यार्थी है उसको कम से कम 5000 वर्ड्स मतलब वोकैबुलरी आनी चाहिए। एमए के बच्चे को 8000 और एक रिसर्च स्टूडेंट को कम से कम 10,000 शब्दों की मीनिंग आनी चाहिए। यदि उसको इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता, उसको इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आते, तो उसको हर स्टेज में दिक्कत जाएगी। और ये भी सच बात है कि बहुत सारे इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो गए हैं, उनमें सिमेंटिक चेंज आ गया है। फूल, स्वीट, वाइफ, ट्रेन, ये जो सारे शब्द हैं इनका अलग मीनिंग था 17th सेंचुरी में। शेक्सपियर ने अपने एक सोनेट में लिखा था, ओ ट्रेन मी नॉट। तो ट्रेन तो हमको पता है आज के समय में ट्रेन का क्या मतलब है, लेकिन उस समय ट्रेन का मतलब था टेम्प्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम वर्च्यू में जो स्वीट है उसका मतलब था परफ्यूम। जो एक सेंटेंस का मतलब है वो उसके शब्दों का मतलब नहीं हो सकता। वो तो एक स्ट्रक्चर है, शब्दों को उस ऑर्डर में रखा गया है कि उनका जो रिलेशनशिप है उस सेंटेंस में वो मीनिंग निकाल रहा है। जैसे हम इन दो सेंटेंसेस को देखें, ही वॉज अ ग्रेट मैन ही वॉज, मीनिंग सेम निकल रहा है लेकिन ऑर्डर और जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, लेकिन रिलेशनशिप दोनों का एक ही है, दोनों से एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है। इसलिए जो पोएट्स और प्लेराइट्स होते हैं वो हमेशा रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हैं कि क्या प्रभाव जरूरी है, क्या इच्छित प्रभाव है उसको लाना जरूरी है, उसके लिए पुरानी परंपराओं को तोड़ना जरूरी है। कभी कभी बनाए शब्द बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ, और कभी कभी जानबूझ के एम्बिग्विटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जानबूझ के कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से ही कई बार हमको क्लैरिटी किसी टॉपिक की हो जाती है। तो रिसर्चर को केवल पढ़ना ही नहीं है अच्छे से, लेकिन उसको लिखना भी है क्लियरली एंड लूसिडली। ये उससे आशा की जाती है कि वो सही लिखेगा। He is advised to keep a good dictionary that can help him use the right word.
डिक्शनरी है कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे पहली है एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी विच गिव्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूसेज। दूसरी है वेबस्टर्स न्यू डिक्शनरी एंड थिसारस। तीसरी है ऑक्सफोर्ड एटमोलॉजिकल डिक्शनरी विच गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर ओरिजिन, कि वो शब्द का अर्थ क्या है और वो शब्द कहाँ से आए हैं। वर्ड पावर बढ़ाने के लिए ये बताया जाता है कि रीडर्स डाइजेस्ट कोई एक बुक है उसको रेगुलर पढ़ना चाहिए। द मैगजीन gives 20 words in each of its issue to increase the word power of the reader। मैगजीन है शायद ये रीडर्स डाइजेस्ट, तो इसको पढ़ना चाहिए। फोरम एक जर्नल है जो यूएसए में पब्लिश हुआ था, लेकिन वो इंडिया में भी अवेलेबल है। वो दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, खासकर इंग्लिश के बच्चों और टीचर के लिए। The special quality of this journal is that the meaning of difficult words and expressions in each article is given at the end in a box। ये बहुत ही गलत धारणा है कि जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे होते हैं, यदि वे रिसर्च कर रहे हैं तो उन्हें केवल लिटरेचर की ही किताबें पढ़नी है, लिटरेचर के बाहर तो जाना ही नहीं है। लेकिन ये गलत है। आज जो लिटरेचर है वो इतना वाइड है, इतना स्कोप है उसमें कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों के द्वारा सीरियसली लिया जा रहा है। लिटरेचर को लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग लिखते भी हैं पोएम्स, नॉवेल्स, अपने व्यूज़ बताते हैं। Broniewski, an authority on William Blake, was one of the top scientists of England। जोसेफ कॉनरेड सी कैप्टन थे, आइजैक एजिमोव फिजिसिस्ट थे। एक जो साहित्य का विद्यार्थी है, अब उसके लिए ये बहुत ही हानिकारक है। कह सकते हैं कि वो दूसरे सब्जेक्ट को ना पढ़े, केवल अपने आप को लिटरेचर के कमरे में ही बंद करके रख लें और वो बोले कि मैं तो भाई प्योर लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। ऐसा करना सही नहीं है। A thorough knowledge of the following is essential for him before he ventures to do research। Social and intellectual background पता होना चाहिए, major literary movements, approaches to literature, classical literature and ancient myths। Besides, a working knowledge of the following is desirable: linguistics, psychology, Christianity, sociology। पहला है social and intellectual background। जो लिटरेचर है वो प्राइमरली एक सोशल प्रोडक्ट है ना, और जो एक पोएट है वो उस समाज का सदस्य है। वो मनुष्य जो है वो समाज, जो उसका सोशल ग्रुप है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, और ये सोशल ग्रुप जो है इसके अपने आइडियाज़ और अपनी फ़िलॉसफी है। इसीलिए किसी भी राइटर के वर्क्स को पढ़ने से पहले उसके समाज में किस प्रकार की धारणाएं डोमिनेंट थी ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम सब उल्टा पुल्टा कर देंगे। इसलिए शेक्सपियर को अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि उसको ये पता होना चाहिए कि एलिजाबेथन एज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी परंपरा क्या थी, उनके आस्था किस चीज़ पर थी, वो रहते कैसे थे, और जो रिलेशनशिप था बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड द डोमिनेंट आइडियाज़ ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लैंड। सोशल स्ट्रक्चर में जो बदलाव है वो आता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण, और वही न्यू आइडियाज़ को जन्म देने के लिए भी जिम्मेदार है। जो आगे आने वाली जनरेशन है वो पिछली जनरेशन की तरह नहीं सोचती है, चाहे वो किसी भी समय की हो। रिनेसां के पहले किंग्स और प्रीस्ट का दबदबा था, राजा और जो पुजारी लोग थे वही जो कह देते थे वही लोग मान लेते थे। लोगों को पहले पढ़ाया भी नहीं जाता था, ये धारणा थी कि पढ़ते तो सिर्फ बड़े लोग ही हैं, अपर क्लास पीपल ही हैं। मिडिल क्लास का किसी भी चीज़ पर कोई भी जोर नहीं था कि कैसी चीज़ें लाई जा रही हैं हम तक, कैसी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। लोग ये मानते थे कि राजा ही भगवान है, राजा के पास दैवीय शक्ति है, और पोप को भगवान का प्रतिनिधि मान लेते थे कि पोप भगवान ही है, जो पोप कर रहा है इसका मतलब वो भगवान कर रहा है। तो जब मिडिल क्लास लोगों का राइज हुआ तो उन्होंने ये नई दिशा दी लोगों को सोचने की, पुरानी धारणा से नई धारणा का जन्म हुआ। Feudalism began to give way to democracy and the focus shifted from the aristocracy to the middle class। शेक्सपियर के प्लेज में डिस्क्रिप्शन है हायरार्किकल सोसाइटी का, जिसमें किंग इज एट द टॉप एंड द सर्फ इज एट द बॉटम। लेकिन मिल्टन के में ऐसा नहीं है, वहाँ पर चैलेंज है अथॉरिटी को। वो इसीलिए है क्योंकि फ्यूडलिज्म वॉज चैलेंज्ड बाय द मिडिल क्लास अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रॉमवेल। अब कुछ बुक्स हैं इस फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया, जैसे पहला GM ट्रेवलेंस की इलस्ट्रेटेड सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है सोशल बैकग्राउंड के लिए। दूसरा बेसिल विलिस की 17th सेंचुरी बैकग्राउंड, 18th सेंचुरी बैकग्राउंड, 19th सेंचुरी बैकग्राउंड एंड मोर 19th सेंचुरी स्टडीज़, ये बेस्ट स्टडीज़ हैं ऑन द इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। दूसरा है लिटरेरी मूवमेंट। जब हम लिटरेचर में कोई वर्क पढ़ते हैं तो हम अक्सर ये पढ़ते हैं, अक्सर हमको ये मिलता है कि इस समय ये लिटरेरी मूवमेंट चल रहा था, है ना, तो वही लिटरेरी मूवमेंट है, और वो लिटरेरी मूवमेंट कभी कभी दूसरे मूवमेंट के द्वारा रिप्लेस भी हो जाता है। जो सोशल कंडीशन होती हैं इसमें लिखा गया है कि वो कंटेंट हमको देती हैं, और जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स होते हैं वो हमको आइडियाज़ देते हैं एक लिटरेरी वर्क के लिए। लेकिन ये लिटरेरी मूवमेंट्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए। हर एक एज में सोशल कंडीशन में जब बदलाव आता है तो नए विचारों का इमर्जेंस होता है,
राइटर जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर्म्स के साथ, भाषा के साथ, जो उनको इच्छित प्रभाव चाहिए वो लाने के लिए। ये जो आज हम इतने सारे पोइट्री के टाइप्स, ड्रामा के टाइप्स, नॉवल के टाइप्स, ऐसे के टाइप्स देखते हैं, डिफरेंट स्टैंजा फॉर्म्स, मीटर फॉर्म्स, ये सब राइटर के एक्सपेरिमेंट के कारण ही है, ये उनका ही रिजल्ट है। अ ग्रेट राइटर इज़ अ वाइटल लिंक इन द एंटायर चेन ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री। वो अपने प्रेडिसेसर की मेरिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों पढ़ता है। अब अभी की जो रियलिटी है उसे देखता है और एक्सपेरिमेंट करता है भाषा के साथ, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के साथ, प्रॉपर इवेल्युएशन के लिए और अपने एज को प्रॉफिट देने के लिए कि उसकी जो एज के लोग हैं, उसके पीरियड के जो लोग हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जाने। एलियट ने सही कहा था कि नो पोएट नो आर्टिस्ट हैज़ हिज मीनिंग अलोन। उनका अर्थ कहीं ना कहीं पिछली पीढ़ी से जुड़ा हुआ होता है। आइफर इवांस अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इमाइल लेगस अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आर गुड इंट्रोडक्शंस। और भी बहुत सारी बुक हैं जैसे कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड लियोगस एंड कैजमियान्स अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू लिटरेचर। द क्वालिटी ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी जज्ड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बेस्ड ऑन अ थ्योरी। किसी भी टेक्स्ट की क्वालिटी हम जज कर सकते हैं एक थ्योरी को बेस बनाकर, वो भी ऑब्जेक्टिव तरीके से। एक जो थ्योरी होती है वो बहुत सारे सिद्धांतों का समावेश होती है, क्योंकि हम बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, फिर कई सिद्धांतों को भी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम एक थ्योरी अपनी बनाते हैं, और ये प्रोसीजर हमेशा इंडक्टिव होता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अरिस्टोटल की पोएटिक जो है वो ऐसी ही थ्योरी बताती है, और आई रिचर्ड्स की प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये भी यही थ्योरी हैं और इंडक्टिव तरीके से हैं। एक ऐसा एनालिसिस जो इन थ्योरी पर बेस नहीं होता वो सब्जेक्टिव कहा जाता है, और वो कंफ्यूजिंग भी रहता है। जो अभी का मॉडर्न क्रिटिसिज्म है वो इतना डाइवर्जेंट है, इतना बड़ा है, इतना अलग है, और इतना चेंज हो रहा है कि कोई भी स्टूडेंट ये कर ही नहीं सकता कि सभी थ्योरीज और अप्रोचेस में वो मास्टर बन जाए। उसने अरिस्टोटल को पढ़ा, लंजाइनस को, सिडनी, ड्राइडन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, अर्नोल्ड और भी बहुत सारे मॉडर्न क्रिटिक्स को, तो अब उसको न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ना चाहिए, न्यू एरिस्टोटेलियंस को पढ़ना चाहिए, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, मिथ क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, और फिर पॉसिबल हो तो डीकंस्ट्रक्शन, क्योंकि डीकंस्ट्रक्शन बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, बहुत ही टफ है। यॉर्क्स डेरिडा ने खुद कहा था कि बाद में कि ये टॉपिक मैंने शायद गलती से दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था। अगर इन सब का नॉलेज होगा, इन सारे स्कूल्स का, क्रिटिसिज्म के, और फिर हमारे पास क्रिटिकल इंसाइट था ही, तो हमको ये मदद करेगी कि हम मॉडर्न क्रिटिक्स को पढ़ पाएँ, उनके विचारों को समझ पाएँ और अपनी अप्रोच खुद चुन पाएँ, है ना। तो अब ये 3 बुक हैं जो बहुत ही सही हैं पढ़ने के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, हम सभी को इनको पढ़ना चाहिए। मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी 1988 में ये आई थी। तो ये न्यू एंथोलॉजी है मॉडर्न क्रिटिसिज्म की, जिसको एडिट किया था डेविड लॉज ने और पब्लिश किया था लॉन्गमैन ने। इसमें स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आगे है रेने वेलेक्स की अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म इन 7 वॉल्यूम्स, और बाकी और भी बुक्स हैं जैसे डेविड डेचिस की क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर, विमसेट एंड ब्रूक्स की है लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री। ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया अप्रोचेस टू लिटरेचर। नेक्स्ट है क्लासिकल लिटरेचर एंड एंशियंट मिथ्स। चौथा है क्लासिकल लिटरेचर एंड एंशियंट मिथ्स। जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य है, वो सबसे संसार में रिचेस्ट है, धनी है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरिएशंस हैं, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है। जो कवि थे 16वीं और 17वीं शताब्दी के, तो उनके पास ऐसा कोई महाकाव्य नहीं है, ना ही मैथोलॉजी है जिससे वो अपना मटेरियल ले सकें, मतलब कि उन्हें कुछ तो कंटेंट मिले कहीं से। जैसे हमारे पास रामायण महाभारत है, तो उनसे इंस्पायर होकर बहुत से लोग अलग अलग अपनी चीज़ें लिखते हैं, अपने अपने वर्क्स लिखते हैं, अपनी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, लेकिन उनके पास तो कुछ नहीं है, उनके पास है केवल मॉडल्स, है ना। रेनेसा उनकी हेल्प करता है उनकी सर्च में, तो रेनेसा से ही ज़्यादातर वो चीज़ें लेते हैं। इट वॉज थ्रू द इटालियन स्कॉलर्स दैट द इंग्लिश पीपल केम टू नो अबाउट होमर्स इलियड एंड ओडिसी, है ना, उनके बारे में मालूम चला था इटालियन स्कॉलर से। जो एसिकलीस के प्ले हैं, सोफोकलीस के, यूरिपिडीज के, अरिस्टोटल की पोएटिक है, वर्जिल की एनियाड है, दांते की डिवाइन कॉमेडी है, और लंजाइनस का सबसे अच्छा और महान जो वर्क है वो है ऑन द सबलाइम। जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ क्लासिकल ग्रीक और लैटिन लिटरेचर का, तो इंग्लिश राइटर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लिटरेचर की बहुत सारी फॉर्म्स के साथ, ग्रीक और लैटिन सोर्स मटेरियल्स को अपने पोएम और प्लेस में डाला, और
कभी कभी इनको बहुत स्ट्रिक्टली सीरियसली फॉलो किया और कभी कभी बहुत ऐसे ही मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं डाला अपने काम में। और जो ये ट्रेंड है 16th सेंचुरी का वो अभी भी चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते, नहीं सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर है वो अभी भी ग्रीक और लैटिन लिटरेचर का कंटिन्यूएंसी है, उसको ही फॉलो कर रहा है। मिथ जो है वो बहुत ही अच्छा लिंक है पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करने का या समझाने का किसी को भी, या कंटेंट को लेने का। जैसे कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारे पीछे जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकें या तो आप उनकी गलतियों से सीख सकें, क्योंकि जैसे अगर हमारे हिस्ट्री में कुछ होगा ही नहीं तो हमको आगे कैसे बढ़ना है ये तय करने में मुश्किल हो जाएगी। तो जितने भी मिथ्स हैं उनसे हमको ये मालूम चलता है कि साइंस कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा रहेगी, वही वो एक ही सेम बीइंग है, वो बदलता भी नहीं है। वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो जो ये मिथिकल फिगर्स होते हैं ये कुछ ना कुछ हमको बताते हैं, सिंबलाइज करते हैं, है ना, और हमारी एस्पिरेशंस भी बन जाते हैं पूरे समाज की। और जो पोएट्स होते हैं इनको ये ऐसे अपनी पोइट्री में लिखते हैं कि इमेजिस्ट फॉर्म में कि लोग इमेजिन करें, है ना, सिंबलाइज करते हैं। फिर से फॉर एग्जांपल जो शैली के प्रोमीथियस अनबाउंड में जो प्रोमीथियस था वो सेवियर था मैनकाइंड का। आगे बढ़ते हैं कि जो इंग्लैंड एंड अमेरिका है उनके पास ऐसा कोई खुद की माइथोलॉजी तो है नहीं, है ना। उनके पास केवल किंग अर्थर की स्टोरी मिल जाती है, इंग्लिश राइटर्स की मिल जाती है, सॉरी इंग्लिश राइटर्स की तो नहीं मिलती, उनके पास सिर्फ किंग आर्थर ही है। और जो ज़्यादातर उनके राइटर्स हैं वो रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो एक रिसर्च स्टूडेंट को इसीलिए ज्यूस की मिथ, एडोनिस, पर्सिफॉन, एफ्रोडाइट, वीनस, अपोलो, डियाना, हाइपरियन, नार्सिसस और ओसिरिस की जो माइथोलॉजी है ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हमारी लिटरेरी रिसर्च है, तो लिटरेचर में तो ये सब तो आना ही है। तो अगर हमको इनके बारे में पता होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और जैसे कुछ बुक्स हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स की ग्रीक माइथोलॉजी अच्छी बुक है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल टर्म्स, और तीसरी है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी अच्छी बुक है। हमने ये अब 4 पढ़ लिए जो मैंने आपको पहले बताए थे। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, अप्रोचेस टू लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर एंड एंशिएंट मिथ्स। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि 4 और चीज़ें जिनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है लिंग्विस्टिक्स। हाँ, तो लिंग्विस्टिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब है भाषा शास्त्र, मतलब जिसको भाषा का ज्ञान हो, भाषा के बारे में वो बहुत जानता हो, एक एक छोटी से छोटी चीज़ उससे पता हो। ये एज अ सब्जेक्ट था एमए में, एज अ डिसिप्लिन, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए, इसका ज्ञान देने के लिए क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से इसे हटाना पड़ा बाद में। नहीं तो अगर ये होता तो जैसे कि भाषा के बारे में है तो बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में हमको जानने को मिलता, और ये इसीलिए रखा गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनका भी ज्ञान हो बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ। लेकिन टीचर्स की कमी है जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट हटाना पड़ा, क्योंकि बहुत से टीचर्स को साउंड सिस्टम्स नहीं पता इंग्लिश और जर्मन के, और उनकी भी शायद कहीं ना कहीं गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं रहे होंगे। ना ही कोई ये बता सकता है कि ओल्ड इंग्लिश में जो हाउस है उसकी स्पेलिंग HUS थी, तो फिर वो मॉडर्न इंग्लिश में HOUSE कैसे हो गई। इसीलिए इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए ये जो सब्जेक्ट है इसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लिंग्विस्टिक्स में वो काफ़ी विचारशील है, उस पर विचार किया जा सकता है। अब फिलोलॉजी को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, या फिर उसके लिए एक नई ब्रांच जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, ये नाम दिया गया है। तो जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक है वो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, वो किस चीज़ की पढ़ाई है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट पीरियड्स, मतलब कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो पीरियड्स हैं उसमें क्या भाषा का विकास और ग्रोथ हुई है उसके बारे में। फर्डिनेंड डी सेशोर जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने इसको नाम दिया है डायक्रॉमिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो उन्होंने बोला कि जो डायक्रॉमिक स्टडी है एक भाषा की, वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको उस भाषा के बारे में पूरा डीप नॉलेज नहीं होगा, है ना। और ऐसी स्टडी जिसको हम सिंक्रोनिक कहते हैं, और जिसको ज़्यादा अच्छे से अगर हम समझना चाहें तो वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स है। अब ये नीचे कुछ दिए गए हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के, तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहला है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स ये एक ऐसी ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जिसमें जो स्टूडेंट है वो क्या पढ़ता है कि कैसे ह्यूमन जो है, कैसे मनुष्य है वो अपनी आवाज़ मतलब बनाता है और परसीव करता है।
उसको फोनेटिक्स बोलते हैं, जिसको ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स स्टडीज स्पीच साउंड्स इन जनरल। दूसरा है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो है वो एक लैंग्वेज के साउंड सिस्टम के बारे में पढ़ाई है। देखिए, अच्छा पहले मैं फोनेटिक्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि बताया था कि फोनेटिक्स जो है वो स्पीच साउंड की स्टडी है, ठीक है। तो स्पीच साउंड की जो साउंड है वो कैसे निकलेगा किसी वर्ड का। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट हैं, जिससे कि 44 साउंड्स निकलते हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 5 वॉवल्स जो हैं इनसे 20 टाइप्स के साउंड निकलते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं इनसे 24 टाइप्स के साउंड्स निकलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम वॉवल का लेते हैं, इसमें 2 टाइप्स के साउंड्स होते हैं, एक तो मोनोप्थॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स। मोनो मतलब सिंगल, तो इसमें जो भी वर्ड हैं ये सिंगल साउंड वाले होते हैं, और जो डिप्थॉन्ग्स हैं ये डबल साउंड वाले होते हैं। देखिए कि जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देके के बताऊँ तो ये जो छोटा ई दिख रहा है, तो छोटा आई जो दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर जैसे हिंदी में बड़ी ई होती है ना, तो इसका मतलब यहाँ इंग्लिश में बड़ी ई है। ये दिख छोटा रहा है कि छोटा आई है, लेकिन ये असल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका साउंड निकलता है, ये बड़ी ई के जैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी ई है ना, हैप्पी ई, बड़ी ई का साउंड आ रहा है। और जो ये यू है, तो यू जो है इससे बड़ा ऊ का साउंड निकलता है, जैसे टू ऊ है ना, टू, तो इससे बड़े ऊ का साउंड निकल रहा है। और जो ये छोटा ई जैसा दिख रहा है, इसका जो साउंड है कैसे निकलता है, जैसे 10 एन निकला ना, एन, तो ये छोटी ई जो है इसका साउंड निकलता है ए। तो इस प्रकार से ऐसे ही ये फोनेटिक्स की बात की गई है कि स्पीच साउंड की स्टडी है कि कौन सा वर्ड से कैसे साउंड निकल रहा है, इसकी स्टडी है ये। तो दूसरा जो है ये है फोनोलॉजी। हमने फोनोलॉजी की बात की, ये साउंड सिस्टम की स्टडी है, एक लैंग्वेज के साउंड सिस्टम की स्टडी है। इसकी डेफिनेशन हो सकती है, या आसान शब्दों में से कहते हैं कि फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड हाउ दे चेंज डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिचुएशन और प्लेसमेंट्स, सिलेबल्स एंड सेंटेंसेस। कि अब इसके आगे और थोड़ी डिटेल में जानकारी मैं दे देती हूँ कि एक काम आएगी आगे चल के आपके, कि जो यूनिट ऑफ साउंड है इन स्पीच और वर्ड वो क्या है, फोनेम। फोनेम इज़ द यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच और वर्ड, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो सिलेबल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है। फोनेम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड हो गई, और सिलेबल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है। जैसे फोनेम का मैं एग्जांपल दूं तो जैसे रैपिड है, तो रैपिड RAPID, इसमें 3 फोनेम है, और इसी को हम सिलेबल में अगर डिवाइड करेंगे तो रैपिड मतलब कितने बार में हमारे मुंह से शब्द निकल रहा है, रैपिड 2 बार में हो गया, तो इसमें 2 सिलेबल हैं। तो ये हो गया फोनोलॉजी। तीसरा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि हाउ मॉर्फेम्स आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स। जैसे फोनोलॉजी से था फोनेम, ऐसी मॉर्फोलॉजी से हम समझ सकते हैं मॉर्फोन। मॉर्फोन जो है ये स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है। इसमें क्या होगा कि एक जो वर्ड है अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, लेकिन हर एक पार्ट का एक मतलब होगा। जैसे रीयूजेबल, तो इसमें 3 मॉर्फोन है, तो लेकिन हर शब्द का मीनिंग निकल रहा है ना। री मतलब अगेन, यूज़ मतलब प्रयोग करना, और एबल मतलब योग। तो रीयूजेबल एक शब्द है, लेकिन अगर जब हमने इसको डिवाइड किया तो 3 मॉर्फेन में ये डिवाइड हुआ, और लेकिन हर एक स्मॉलेस्ट यूनिट का मीनिंग है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है मॉर्फोलॉजी में जो मॉर्फेन है इसका। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। चौथा है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स स्टडीज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, कि उस जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो तो सभी को आता होगा बनाना, कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कालिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, तो इसमें अब क्या गलत है, इसमें गलत है ग्रेटेस्ट पोएट। एक कवियों में से महान थोड़ी नहीं है, वो बहुत सारे कवियों में से महान है, तो यहाँ पे पोएट्स होना चाहिए। तो यही स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए। तो सिंटैक्स इसी को कहते हैं। 5वां है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है, सिमेंटिक्स स्टडीज़ मीनिंग, है ना। सिमेंटिक्स में हम मीनिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं कि किसका कहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हो और वहाँ पर एक कैशियर है, और जिसने आपसे पूछा कि मैम हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है, क्योंकि आपने उसका वहाँ वो मीनिंग निकाला कि वो आपसे जनरली पूछ रहा है कि मैम हाउ आर यू। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो पूछता है मैम हाउ आर यू, तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू, आप वहाँ पर अपनी बीमारी के बारे में बताओगे। आप ये बताओगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। शायद अगर आप पहले डॉक्टर को दिखा चुके हो, उनसे मिल चुके हो, तो वो आगे की प्रोग्रेस जानना चाह रहा है या क्या चेंज हुआ ये जानना चाह रहा है, तो आप उसको ये बताओगे।
तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गई ना, हाउ आर यू सेंटेंस एक ही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट उसका बदल गया। बैंक में जाओगे तो जनरली पूछ रहा था वो, डॉक्टर के पास जाओगे तो वही उसकी मीनिंग बदल गई और आपका रिस्पॉन्स भी बदल गया। तो यही है मीनिंग बदल जाता है। तो इन सब के कारण इतने सारे मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स आ गए हैं जो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स हैं। तो इन्होंने क्रांति ला दी है भाषा में। तो और जो लिटरेचर है उसको हम एक नई तरीके से अप्रोच करने लगे हैं, देखने लगे हैं, समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। तो कुछ और बेसिक